नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को पार्टी की ओर से नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने पार्टी संगठन के लिहाज से क्षेत्रवार 98 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी की नई टीम को काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नए जिलाध्यक्षों की सूची को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है। बीजेपी ने अपने संगठन की दृष्टि से 98 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं। सरकार ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के मानस पर दिए गए बयान को लेकर भी जेडीयू को घेरा। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधान, राम किस कमरे में पैदा हुए बताओ, इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है, उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये है, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों? ये जो नेता है ये भगवान है, ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं और पत्रकार जो हैं वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मित्रों, और मुझे एक प्रश्न वो अवार्ड वापसी गैंग और जो मोमबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मोमबत्ती ये सुलगाएंगे या नहीं। ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो मार्केट में मोमबत्ती कम पड़ जाती है। अभी ब्लैक में मोमबत्ती बिक्री हो रही होती, सारे मोमबत्ती कल से खरीद के ये घूम रहे होते। मगर एक भी मोमबत्ती खरीदी गई है या नहीं, सच में ये हंसने का विषय नहीं है। मतलब इस प्रकार की अभद्रता मैंने आज तक नहीं देखी। आप सोच के देखिए, ये सब जो सिलेक्टिव आउटरीच है, एक भी मोमबत्ती इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है, मैं जानना चाहता हूं। ये अवार्ड वापसी गैंग एक अवार्ड वापस करेगी? सारे अवार्ड वापस करने वाले घूमते थे सर्टिफिकेट लेके, अवार्ड वापस लो, हमारी अवार्ड। एक अवार्ड वापस करेंगे? ये इतने पत्रकारों के खिलाफ हिट लिस्ट आपने जारी की। राजधानी लखनऊ में डेविस कप कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इस कार्यक्रम में शिरकत करने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की खेल नीति की जमकर उन्होंने तारीफ की। उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत स्मरणीय क्षण आ रहा है जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन डेविस कप के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल और परसों आयोजित होगा। मैं इस अवसर पर डेविस कप की ड्रॉ सेरेमनी कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गांवों में ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें, उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। हरियाणा के नूंह में 15 सितंबर से 16 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि नूंह में धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है और लोगों से अपने घरों में रहकर शुक्रवार की नमाज अदा करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब सरकार ने नया कदम उठाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भव पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत इस पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए तमाम जिला प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। केंद्र सरकार द्वारा आम जन तक हर सुविधा को पहुंचाने के मकसद से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों को उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर आयुष्मान भारत एक मुहिम शुरू की गई है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर आयुष्मान सभा करके एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आम जन के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर के हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पूरी योजना जो चलाई जा रही है और किस तरीके से आम जन के बीच पहुंच करके जागरूकता कार्यक्रम चला जाएगा। मैं जानना चाहूंगा ये पूरा का पूरा जो आयुष्मान सभा है वो है क्या? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आयुष्मान भव के तहत हर एक डीएम, दिल्ली में 11 डीएम्स हैं और सब लोग बहुत ही इंटेंसिव ड्राइव कैरी आउट करेंगे, जिसके तहत
पूरी हेल्थ फैसिलिटीज के जितने भी काम होते हैं, जितना भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सेट्रा, सबका सैचुरेशन पे फोकस किया जाएगा और लोगों तक होलिस्टिक हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उस पे खासा फोकस है। तो जिसके तहत हमारे यहाँ आयुष्मान सभा होंगी जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस होगी, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, चाहे हर प्रकार के न्यूट्रिशनल एनीथिंग पर्टेनिंग टू डाइटरी एक्सेट्रा दैट विल बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा आयुष्मान मेले होंगे जिसकी शुरुआत हमारे दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, अन्य हेल्थ फैसिलिटीज से होगी, which will again be extended through our RWAs और हमारे रूरल और अर्बन विलेजेस में हर प्रकार की इस प्रकार के मेले ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। इसके अलावा हमारे लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन से संबंधित उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ई रक्त कोष भी है जहाँ पे वो वॉलंटियर के तौर से रजिस्टर कर सकते हैं। और ऑर्गन डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, जिसमें लोग अपने आप उसका प्लेज ले सकते हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन। सो एक बहुत होलिस्टिक ड्राइव शुरू होगी 17 तारीख से, जहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट में भी इसको शुरू कर रहे हैं हमारे मॉडल विलेजेस से, कुतुबगढ़, चौंटी, निजामपुर से। वहां से शुरू होके इट विल बी डन अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट एंड वी आर वेरी होपफुल कि लोगों तक, आप लोगों के माध्यम से, हर प्रकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे जिसका इसका भरपूर लाभ पहुंचाए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फीडबैक। तो आप सबसे हमें फीडबैक भी मिलता रहे जिससे हम और अग्रसर होकर प्रयास करते रहें। जी, इसमें मैं सबसे बड़ी बात जानना चाहूंगा, 17 सितंबर से ये जो मुहिम शुरू हो रही है, क्या एक लिमिटेड समय तक रहेगा या आने वाले समय तक जब तक लोग जागरूक ना हो जाए या फिर जमीनी स्तर पर सही तरीके से ये तमाम योजना ना पहुंच जाए, किस तरीके से आगे इसका पूरा कार्यक्रम? देखिए, जैसे कि फोकस है सैचुरेशन पे, तो सैचुरेशन मानी 100%, इम्यूनाइजेशन को 100% करना। जैसे हमारे इम्यूनाइजेशन के भी ड्राइव्स होते हैं, पल्स पोलियो अभियान चलता है, टीबी रिलेटेड होता है, लेप्रोसी रिलेटेड होता है, जिला स्तरीय भी हमारी मीटिंग होती है, हर महीने होती है, जिसके तहत हम सारी हेल्थ फैसिलिटीज को, जितने गवर्नमेंट अस्पताल हैं एक्सेट्रा, उन सबको रिव्यू करते रहते हैं। मैटरनल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, सब चीज। तो वो 1 दिन 2 दिन का कार्य नहीं है, उसमें ऑब्वियसली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। और चूंकि जनता की समस्याएं एक इवॉल्विंग चीज है, जैसे अब आजकल की स्थिति में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बढ़ रही हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं। तो 1 2 3 दिन नहीं, मुझे लगता है जब तक हम पूरा 100% अचीव ना कर लें, हम उसमें पूरी मेहनत से लगे रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब केंद्र सरकार की कोई भी योजना शुरू तो हो जाती है, लेकिन आम जन तक वो कारगर साबित नहीं पहुंच पाती है। तो इस पूरी की पूरी ये जो मुहिम चलाई गई है, किस योजना के तहत इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, आयुष्मान भव, इसके नाम ही ऐसा है कि सबको हेल्थ पूरे इन टोटो मिले। तो जैसे कि आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट किया कि लोगों तक पहुंचे जमीनी स्तर पर, तो हमें फीडबैक लेना होता है। सीनियर ऑफिशियल हमारे साथ हमारी सीडीएमओ टीम है, मेरे जिला लेवल पे मैंने अपने एसडीएम हेडक्वार्टर को इंचार्ज बना रखा है, तो उनसे मैं हर दिन व्हाट्सएप पे हो चाहे उस प्रकार से मैं एक पूरे टेबल फॉर्मेट में मांगती हूँ रिपोर्ट की क्या आज के क्या सैचुरेशन है, क्या रिपोर्ट है, क्या आया है, कितने लोगों को इम्यूनाइजेशन हुआ है। तो हमें उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है और लोगों के बीच जाके, हम नहीं तो हमारे सीडीएमओ की टीम से जितनी हेल्थ स्टाफ है, नोडल ऑफिसर भी हैं, आप सबको इस माध्यम से बताना चाहूंगी कि हेल्थ में हर के एक नोडल ऑफिसर भी है। नोडल ऑफिसर पीसीपीएनडीटी होता है, नोडल ऑफिसर फॉर हमारा टीबी कंट्रोल होता है, नोडल ऑफिसर फॉर लेप्रेसी होता है। उनका मेन कार्य ये है कि इस पे कंटिन्यूअस पूरा दबाव बना के नीचे स्टाफ से कराते रहें काम। और कहाँ पे भी जहां पे हमारे को लगता है इंप्रूवमेंट का स्कोप है, चाहे मेडिसिन की कहीं पे अगर आपको लगता है कुछ कमी है, एक्सेट्रा चीज की, किसी की बैंडेजेस की कमी या किसी चीज की भी कमी लगती है, तो लोगों से हमें फीडबैक मिलता रहे। तो आई ऑल्सो कीप टेकिंग दैट फीडबैक और उनसे मैं हर मंथली अपनी मीटिंग में, जैसे मैंने बताया, देयर आर मेनी मीटिंग्स, मोर देन 8-9 कमिटीज जहां पे हेल्थ रिलेटेड मैं रिव्यू लेती हूँ और मेरे हेल्थ फैसिलिटीज का सबका रिव्यू होता है। तो उस प्रकार से हम जमीनी स्तर पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जांच कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पश्चिम जिला से डीएम अंकिता आनंद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में 17 तारीख से जो ये आयुष्मान जो सभा इसकी जो शुरुआत की जाएगी, कैसे जनता के बीच पहुंच करके तमाम जो केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के जो भी तमाम योजनाएं हैं, किस तरीके से उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
रायबरेली में स्टीयरिंग फेल होने के चलते रोडवेज बस सड़क किनारे खेत में पलट गई। बस पलटने से उस पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि बस कानपुर से 21 सवारियों को लेकर प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर बस पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो रायबरेली की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर से बस आ रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर बस रोड के साइड में जा गिरी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। इस पूरे हादसे में काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को गांव वालों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोकारो में बच्चे के जन्म के दौरान ही महिला की मौत हो गई। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि परिजनों के अनुसार महिला को प्रसूति के लिए बोकारो सदर अस्पताल लाया गया था, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी की बात कहने के बाद ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। वहीं मृतक महिला के पति ने बताया है कि ये टाइम डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, इलाज में भी लापरवाही बरती जाती है, जिसके चलते पत्नी की मौत हुई है। वहीं परिजनों के हंगामा के बाद वीडियो वायरल हुआ है। परिजनों को समझाने की बहुत कोशिश की गई है, जिसके बाद कमेटी बनाकर बैठक करने के साथ ही साथ लापरवाही की जांच करने की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिनमें 3 अफसरों के साथ ही साथ एक जवान शहीद हो गए। बता दें कि सैन्य अफसरों की शहादत को लेकर पूरा देश गुस्से में है। इस दौरान आगरा के ताज नगरी के फूल सैयद चौराहे पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का झंडा और पोस्टर जलाया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सुरक्षाकर्मियों की शहादत का बदला लिया जाए। हरियाणा के जींद में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक पिछले 7 महीनों से चलता आ रहा है। बता दें कि पिछले 7 महीने से आवारा कुत्तों और बंदरों ने 2769 लोगों को काटा है। इस दौरान जींद में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। केवल 7 महीने के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2769 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। इन लोगों को सरकारी अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करवानी पड़ी है। इसके अलावा बंदरों का आतंक भी जींद में कम नहीं है। 7 महीने में 1406 लोगों को बंदरों के काटने के बाद सरकारी अस्पताल में ये लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। इसकी एक फोटो स्टेट तो अगले एक फोटो जींद के गांव गोविंदपुरा में ग्रामवासियों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि ग्रामवासियों ने गांव में ही हो रहे अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य पर ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस दौरान गांव के पंचों ने इकट्ठे होकर जींद डीसी को इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ गांव के पंच आनंद कुमार व अजय सैनी ने बताया कि गांव में पिछले काफी समय से अमृत सरोवर योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसमें लगातार खामियां नजर आ रही हैं। जो कार्य हो रहा है उसमें घटिया किस्म की ईंट सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ गाँव वालों की मांग है कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए कार्य को रोक दिया जाए। पटियाला के पुराने बस स्टैंड के पास एएसआई श्यामलाल के द्वारा एक बुजुर्ग को डंडा मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान पटियाला के डीएसपी जसविंदर सिंह ने बताया कि एएसआई श्यामलाल से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बुजुर्गों को डंडा क्यों मारा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
गणपति बप्पा जी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 19 सितंबर से गणपति चतुर्थी के दिन गणपति महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। इसी के चलते पठानकोट के राजस्थान से आगे आए कलाकारों के द्वारा मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि कलाकारों के द्वारा पहली मूर्तियां केमिकल और पीओपी से बनाई जा रही थी। इस दौरान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कारीगरों की ओर से केमिकल रहित मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। और अब बात करेंगे बदायूं की। बदायूं जिले में रामगंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं बदायूं से शाहजहांपुर के लिए रामगंगा नदी को पार कर जाना पड़ता है, जिसके लिए दातागंज तहसील क्षेत्र के नगरिया खनू हजरतपुर गांव पर बने रामगंगा पुल से होकर जाना पड़ता है। लेकिन रामगंगा पुल पर पार करने के बाद सड़कों पर बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दोनों ही पुल सैकड़ों गांव के साथ ही साथ शहर कस्बे को जोड़ने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल टूट चुका है। इसी तरह दातागंज तहसील क्षेत्र से बरेली फरीदपुर के लिए गांव पर बने पुल के आगे सड़क टूटकर धराशायी हो गई, जिसके बाद लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में अपराधियों के साथ ही साथ जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है, यहां पर दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करते हुए पश्चिमी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शातिर ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। साथ ही साथ चोरी के 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गुमला के कामदार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक के पास से 12 गाय सहित कई पशु बरामद किए गए हैं, जिसके बाद युवक को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के साथ ही साथ एसपी ने एक व्यक्ति के द्वारा तस्करी के लिए 12 गौवंश पशुओं को भी पकड़ा है, जिसकी खबर लगते ही आसपास के ग्रामीण एकजुट हुए और पशु तस्कर बाबूलाल साहू से पूछताछ की। पुलिस को सौंपा गया है। वहीं जब्त पशुओं को जिम्मे निमा के आधार पर ग्रामीणों को सौंप दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।